मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि आखिर बायोलॉजी में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें? मेरे खुद लास्ट ईयर ऑलमोस्ट हर मॉक टेस्ट में 340 प्लस मार्क्स आते थे और साथ में मैं बहुत बच्चों को गाइड भी करता हूँ जिनके बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा खासा आइडिया है कि आखिर बायोलॉजी में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में कैसे हमें एनसीईआरटी को यूज़ करना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में एनालिसिस और साथ में कि हमारे जहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको कम कैसे करना है। मैं आपको हर वो बात आज बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करने वाली है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने में। तो प्लीज़ मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक देखना एंड सारे पॉइंट्स को फॉलो करना एंड उसको अपने बायोलॉजी में इम्प्लीमेंट करना। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे मार्क्स बहुत जल्दी बहुत बढ़ जाएंगे। Hello everyone, I am Manish and I am a first year medical student in Bangalore। और आज का हमारा टाइटल है कि क्या 330 प्लस मार्क्स अभी पॉसिबल है अभी के बचे हुए वक्त में। तो अगर तुम नीट 25 का पेपर देखते हो तो ये बायो बहुत टफ था, लेकिन अगर तुम फिर भी देखते हो ना कि 90 में से 88 क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस थे। बस 2 क्वेश्चन थे जो कि तुम बोल सकते हो कि एनसीईआरटी के बाहर से, बट ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। तो अगर हमने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसको एनालाइज किया, तो हम इस स्कोर को आराम से अचीव कर सकते हैं। देखो बायो में क्या है ना कि 2 बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एक होती है कि हमारे मार्क्स नहीं आते हैं और दूसरा होता है कि मार्क्स आते हैं लेकिन टाइम बहुत लग रहा होता टाइम बहुत लग रहा होता है। मार्क्स में क्या है कि अगर मानो तुम्हारे मार्क्स अ, अंडर 300 है, तो हमें कोशिश करना है कि ये मार्क्स 330 प्लस आ सके। और अगर तुम्हें वक़्त 1 आवर लग रहा है ना, तो हमें उसे लो करना है 40 टू 50 मिनट्स। तो इस वीडियो में हम बस इन 2 पॉइंट्स में ही काम करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि हमारे आखिर मार्क्स लो क्यों आते हैं? तो मार्क्स लो आने का मेन कारण होता है कि हमारे जो क्वेश्चन जो कि गलती होते हैं। अब मैंने ना जो कि हमारे क्वेश्चन गलती होते हैं उनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होते हैं आसान क्वेश्चन और एक होते हैं टफ क्वेश्चन। अब आसान क्वेश्चन में क्या आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आसान है लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाते हैं। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल्स हो गए, साइकिल्स हो गए, ग्राफ हो गया, डायग्राम हो गया, ईयर हो गया, साइंटिस्ट हो गया एंड कुछ जो भी एग्जाम्पल्स हैं एंड जो भी ईयर्स है वो दिया हुआ है डाटा। ये हो गया ईज़ी में। टफ में कहाँ क्या हो गए जहाँ बहुत स्टेटमेंट दिया हो, असर्शन दिया हो, रीज़न दिया हो और या फिर पूछ रहा हो कि द ऑप्शंस गलत है, सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। मैं इन सब पे बात करने वाला हूँ कि इन सब को इम्प्रूव कैसे करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एग्ज़ाम्पल। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिब्रास कौन है? जिस बच्चे को एग्जाम्पल्स अच्छे से याद होंगे वो इसे बहुत ईज़िली बना लेगा। लेकिन अगर किसी को नहीं याद है, एक तो इसका यहाँ बहुत वक़्त लगेगा और शायद उससे क्वेश्चन गलती भी हो जाए। अब देखो मैंने क्या किया था, मैंने एक व्हाइट पेज पे सारे एग्जाम्पल्स को लिखा था और मैंने इसको बार-बार रीड किया था। इससे क्या था ना कि पूरे एग्जाम्पल्स मुझे याद हो गए थे और ये क्वेश्चन मुझसे देखते ही मुझसे आई कैन सॉल्व इट वेरी ईज़िली। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स के लिए एक व्हाइट पेज लो और वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखो और उसको बार-बार याद करो। चाहे वो इसके एग्जाम्पल्स हो, चाहे मॉर्फोलॉजी हो, कुछ भी हो, जहाँ भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको लिखो व्हाइट पेज पे और उनको बार-बार याद करो। अब हम मेन आते हैं ना साइकिल्स पे। साइकिल्स लाइक जो प्लांट्स के लाइफ साइकिल हो गया, सेल साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। जितने भी साइकिल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ के याद कर लो। देखो अगर तुमने एक बार साइकिल को याद कर लिया ना, वो तुम्हें हर टेस्ट में फ्री के मार्क्स देंगे। एग्जाम्पल में हमारे नीट 25 में ना एक टफ क्वेश्चन आया। इसमें था कि जो ब्रायोफाइट्स है ना, उनके लाइफ साइकिल को हमें अरेंज करना था, ठीक है? अगर किसी बच्चे को लाइफ साइकिल आते हैं, वो इसे आराम से बना लेगा और अगर किसी को थोड़ा-सा भी उसमें डाउट है ना, उससे ये क्वेश्चन गलती हो जाएगा, उसका वक़्त भी जाएगा और साथ में उसके 5 मार्क्स भी जाएँगे। अब मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट नीट के वक़्त मैंने पूरी लाइफ साइकिल की मैंने एक चार्ट बनाई थी कि हाँ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ईज़िली सॉल्व कर लिया, बहुत कम वक़्त में सॉल्व किया और मेरा ये क्वेश्चन सही भी हुआ। तो इसीलिए लाइफ साइकिल्स दिए हों, जो भी दिए हों एनसीईआरटी में, अच्छे से याद करो। तुम्हें काम करना जितने भी साइकिल दिए हैं, ग्लाइकोलिसिस हो, ईटीएस हो, टीसीएस साइकिल हो, सब साइकिल को अच्छे से बार-बार लिख-लिख के याद करो ताकि वो तुम्हारे मन में बैठ जाए और एग्ज़ाम में कभी वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलती ना हो। अब बात करते हैं ना ग्राफ की, डायग्राम्स की। तो हम ना जो भी एग्ज़ाम्पल्स जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं ना, उनको बस बहुत लाइट लेते हैं यार कि हाँ, ठीक है, हमें पता है कि हाँ, ऐसे दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ है, एग्ज़ाम में बन जाएगा। लेकिन सोच के देखो, अगर एग्ज़ामिनर ने तुम्हें इसका जो है ना इमेज दे दिया और पूछा कि हमने इसे कितना ज़ूम किया है? 3000 एक्स किया है, 1 लाख एक्स किया है, कितना टाइम्स में ज़ूम किया है? तुम फँस जाओगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम यहाँ गौर करते हो कि दिस बैक्टीरिया
दिस बैक्टीरिया हैज़ बीन जूम 1500 टाइम्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, इसीलिए हर डायग्राम को, उसके लेबलिंग को ना अच्छे से तुम्हें पढ़ना है ताकि तुमसे क्वेश्चन गलती ना हो उसका। वो हो गया। अब देखो जहाँ भी ग्राफ्स दिए हैं ना, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन है उसकी कौन सी इक्वेशन है। हमें उस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करना है और उसको अच्छे से याद भी करना है ताकि एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें कितना भी घुमाए, तुमसे वो क्वेश्चन गलती ना हो। देखो अब बात करते हैं ना कि एनसीईआरटी में ना बहुत डाटा दिए हुए हैं, ईयर्स दिए हुए हैं, सेंटीज दिए हुए हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैं ना अपने एनसीईआरटी के ही साइड में मैंने सब कुछ लिख लिया था, जो भी इंपॉर्टेंट ईयर्स दिए हुए हैं, लाइक जो तुम्हारा एवोल्यूशन के जो डाटा है कि अर्थ कितने साल पहले बना, बिग बैंग थ्योरी, जो भी वहाँ पे लिखा, वहाँ पे जो भी वहाँ पे दिए हुए हैं डाटा, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख लिया था। और जब भी मुझे चैप्टर पढ़ना है ना, तो मैं पहले उसको रीड करता था, चाहे जो जो हमारे जो ब्रेन का साइज था, मैंने उन सबको एनसीईआरटी के ही साइड में मैं था लिखता कि जब भी मैं चैप्टर पढ़ूंगा मैं पहले इसको पढ़ूंगा, और इससे ही मुझे सब कुछ याद हो गया, मुझे डाटा। अगर तुम देखते हो ना, तो ये मेरी एनसीईआरटी की पेज है। तो मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि सैक्रेड जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हमारे पास पार्क हैं, कितने क्या चीज़ है। तो इससे क्या हुआ ना कि जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है ना, वो मेरे टिप्स पे हो गया, मेरे टिप्स पे। अब हम बात करते हैं अबाउट टफ क्वेश्चन, जहाँ पे हमारा वक्त जाता है और क्वेश्चन गलती भी हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कितने कितने यहाँ पे तुम्हारे कितने क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे सही है। कभी भी याद रखना कि कोई क्वेश्चन जहाँ बहुत स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें उनको राउंड 1 में सॉल्व नहीं करना है। जब हमारे सारे आसान और मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएंगे, उनके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं टफ क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि उस वक्त तक अपना अपना ब्रेन खाली होता है और हमें लगता है कि हाँ, अपना मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है, अब हमारे पास वक्त है। तो हमें क्या करना है ना कि पहले सबको अच्छे से पढ़ना है। हमें एकदम केयरफुली और एकदम स्लोली हमें रीड करना है स्टेटमेंट्स को, और जहाँ भी हमें लगे लगे कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, उसको हमको मार्क करना है। अगर तुम यहाँ पे देखते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि वैसे तो होता तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे आगे में लगा दिया इन। तो इससे क्या हुआ कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बहुत बार जब इसको हम फास्ट रीड करते हैं ना, तो इसको हम पकड़ नहीं पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो इसीलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। अब मानते हैं ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तुमसे गलती हो गए, तो उनको एकदम अच्छे से एनालाइज करना है ताकि आज के बाद कभी भी वो एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन आपसे गलती ना हो। अब देखो एनालाइज कैसे करना है। मानो एक क्वेश्चन है जो कि एचजीपी का है, ठीक है, ह्यूमन जो भी अपना ह्यूमन जीनोम का है। तो हमें क्या करना है ना कि उस एक क्वेश्चन के लिए हम पूरे उसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो हमारा पॉइंट नंबर 3 गलती हुआ एग्जाम में, तो हम उसके सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। उससे क्या होगा ना कि अगली बार क्वेश्चन अगर उसके आस-पास से भी आएगा ना, तो वो हमसे गलती नहीं होगा। इसी को बोलते हैं बेस्ट वे में पेपर को एनालाइज करना। और जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना बार-बार, मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग, तो वो स्टेटमेंट हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक, देखो मेरे पास ना एक मिस्टेक नोटबुक थी, जहाँ मानो मैंने कोई भी एग्जाम दिया और मुझसे कुछ क्वेश्चन गलती हो गए बायोलॉजी के, तो आई यूज्ड टू राइट देयर। मैंने वहाँ पे ना सारे जो भी वहाँ पे मुझसे गलती हुए लाइन्स हो, स्टेटमेंट्स हो, मैंने सब लिख लिया और मैंने इसको बार बार पढ़ता था। 2-3 बार पढ़ने के बाद ही ना मुझे सारे स्टेटमेंट्स याद हो गए थे, और अगली बार ये क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आया ना, तो वो क्वेश्चन मुझसे गलती नहीं होता। तो इसीलिए आप आज से ही अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और वहाँ पे आपको सारे लाइन्स को लिखना है वहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत गलती होते हैं। इसका बस एक सिंपल सा हैक है, जब भी क्वेश्चन आए ना, तो जो उसका रीज़न दिया है, उसको आपको अपने हाथ से हाइड करना है और मन में खुद से सोचना है कि क्या इसका इस जो हमें जो असर्शन दिया हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा? और आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो, वही दिया हुआ है उसके ऑप्शन बी में, जो कि उसका रीज़न है। अगर दोनों का मैच हो रहा है, आपका और क्वेश्चन का मैच हो रहा है, तभी जाके आपको ऑप्शन ए मारना है, और आपको लगता है कि नहीं मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी मारना है। ठीक है? तो सबसे जो इसका ईज़ी वे है, वो यही है कि तुम जो उसका रीज़न दिया है उसको ढक दो, एंड तुम्हें खुद से सोचना है कि उसका रीज़न क्या है। अगर तुम ऐसा करते हो, तुमसे 90% जो क्वेश्चन है ना तुमसे, वो तुमसे आराम से बन जाएँगे। मैंने भी यही हैक यूज़ किया था, तुम भी ये हैक यूज़ करके देखो। अगर तुम्हें मेरी मिस्टेक नोटबुक या फिर तुम्हें मेरी एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए, तो मैंने सबको अपने ग्रुप पे अपलोड किया हुआ है। मैंने उसका लिंक नीचे दिया है। एक बार तुम जाओ एंड जॉइन एंड यू कैन यूज़ देम फ्रीली।
अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि टाइम, हमें ना टाइम बहुत लगता है एग्ज़ाम में। तो हमें क्या करना है ना कि कभी भी बायोलॉजी के पेपर को ना सॉल्व करना है 2 राउंड में, राउंड 1 और राउंड 2। देखो राउंड 1 में क्या करना है ना कि सारे ईज़ी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और हमें कोशिश करना है ना कि ये काम हमें कम से कम 20 से 30 मिनट में हमें सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस जो कि ईज़ी एंड मॉडरेट। उसके बाद राउंड 2 में क्या करना है ना कि जो भी टफ क्वेश्चन दिए हमें वो सॉल्व करना है। और हमें कोशिश करना है कि हमें बायोलॉजी का पूरा पेपर 40 से 50 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। तुम एक टाइमर यूज़ करना और उसी को तुम हर एग्ज़ाम में यूज़ करना, तो वक़्त के साथ तुम्हारा हैबिट बन जाएगा कि हाँ, कम वक़्त में तुमसे क्वेश्चंस बन जाएँगे। देखो एग्ज़ाम्पल में क्या है कि मानो क्वेश्चन 1 ईज़ी दिया है तो बनाओ, क्वेश्चन 2 भी ईज़ी है, बनाओ, क्वेश्चन 3 टफ दिया है उसको लीव कर दो, क्वेश्चन 4 इज़ मॉडरेट उसको बनाओ, क्वेश्चन 5 ईज़ी है बनाओ एंड क्वेश्चन 6 टफ है छोड़ दो। तो वही करना है, जो भी टफ क्वेश्चन हो उसको छोड़ते जाओ एंड इन क्वेश्चंस को हम बनाएँगे अपने राउंड 1 के बाद। तो तुम देखना कि तुम्हारा टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा बायोलॉजी में। देखो मेरे पास ना एक बहुत प्रैक्टिकल प्लान है जो कि तुम फॉलो करते हो, तुम्हारे मार्क्स बहुत बढ़ जाएँगे। हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी यूज़ करनी है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ में हमें एनालिसिस अच्छे से करनी है। अब करना क्या है, हमारा पहला स्टेप है कि तुम एक लिस्ट बनाओ ऑफ योर ऑल वीक चैप्टर्स। तुमने जो भी आज तक मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके बेसिस पे तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारे ये वीक चैप्टर हैं, तो तुम उनका एक लिस्ट बनाओ और हमें क्या करना है कि हर दिन सुबह उठने के बाद कम से कम 2 से 3 चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी की अच्छे से। और कभी भी एनसीईआरटी को हमें आगे से नहीं, उसके बैक पोर्शन से पढ़ना है हमें। अब स्टेप 2 में क्या है ना कि हमें क्वेश्चन बहुत लगाने हैं। अभी के वक़्त में बायोलॉजी के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ क्वेश्चन कुछ है, तो वो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के पेपर। हमें क्या करना है कि हर दिन शाम में या फिर रात में हमें बायोलॉजी के 3 एफएसटी के पेपर लगाने हैं। 3 एफएसटी कितने हो गए? 270 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं 2 घंटे में और इसको अच्छे से एनालाइज़ करना है। अगर ये चीज़ तुम बहुत दिन तक करते हो, तुम देखना कि तुम्हारे बायोलॉजी में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम में तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ जाएँगे और तुम्हारा टाइम भी बहुत कम लगेगा। और अगर तुम्हें चाहिए एफएसटी के पेपर्स तो मैंने उसे अपलोड किया हुआ अपने ग्रुप पे। एक बार तुम जाओ एंड तुम्हें वहाँ से सारे मॉक टेस्ट के पेपर वहाँ से मिल जाएँगे। देखो हमें क्या करना है ना कि इस रूटीन को जो मैंने तुम्हें बताया, एनसीईआरटी रीडिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको फॉलो करना है फॉर 7 डेज़। डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और तुम देखना अगर तुमने इसे फॉलो किया जस्ट फॉर 7 डेज़, तुम्हारे मार्क्स 300 के प्लस आना स्टार्ट हो जाएँगे। बायोलॉजी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बायो आसान है, बस अगर हम उसको सही वे से पढ़ते हैं ना तो वो और आसान हो जाती है हमारे लिए। देखो आई हैव समथिंग फॉर यू व्हिच इज़ कॉल्ड एस नीट। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसका मतलब तुम सही में सीरियस हो, तो आई हैव कॉल्ड एस नीट फॉर यू। लेकिन उससे पहले देखो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, तुम्हारा इससे हेल्प हुआ तो प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब दो। इसे इससे हमसे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं तुम्हें और हेल्प करूँ। तो प्लीज़ गिव मी अ सब्सक्राइब। देखो अब बात करते हैं ना एस नीट के बारे में। तो क्या होता है ना कि लास्ट के 15 डेज़ में ना हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार हमें अपने जो सिलेबस को हाउ टू रिकॉल कैसे करें या मॉक टेस्ट कैसे दें, एनालाइज़ कैसे करें, मार्क्स कम आ रहे हैं उनको कैसे बनाएँ। हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं ना इन सारे बातों को लेके, रिवीज़न हो, मॉक टेस्ट हो, एनालिसिस हो और मार्क्स भी कम आ रहे होते हों। लेकिन सोच के देखो, अगर कोई तुम्हें बताता है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कि तुम्हें कब तुम्हारे दिन के टारगेट्स क्या होंगे, तुम्हें कब क्या रिकॉल करना है, रिवाइज़ करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट कैसे देना है, एनालाइज़ कैसे करना है और तुम्हारे पास कोई हो जो कि तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक गाइड करे, तो बहुत हमें हेल्प हो जाती है अपना एग्ज़ाम निकालने में। तो मैं क्या करता हूँ ना कि लाइक देखो ये मेरा है, लाइक ही इज़ माय स्टूडेंट हुज़ नेम इज़ डार्विन। मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके लिए मेक अ डेली रूटीन फॉर हिमसेल्फ कि उसका सुबह से लेके शाम तक उसे क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे पढ़ना है। साथ में उसे दिन के टारगेट क्या होने वाले हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मैं उसे सब कुछ लिख के भेजता हूँ। और साथ में उसने मॉक टेस्ट का पेपर दिया, उसको एनालाइज़ किया, नहीं किया, मैं हर वो चीज़ देखता हूँ, उस पे ध्यान देता हूँ। ठीक है? तो ये सब चीज़ मैं खुद पर्सनली करता हूँ और ये काम मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के दिन तक करने वाला हूँ और इससे तुम्हारा पढ़ने का ना आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा और तुम्हें एग्ज़ाम में हेल्प होगी। देखो मेरे साथ एक पूरी टीम काम करती है, तो हमारे पास एक बहुत स्मॉल सा कॉस्ट है और हमने इसे बहुत चीप रखा है, जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, व्हिच इज़ जस्ट रुपीज़ 300। देखो ये प्राइस कोई बहुत बड़ा नहीं है, अभी के वक़्त में ये बहुत सस्ता है एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे एक-एक रुपए का हम तुम्हें आउटपुट दें। तुम्हें ऐसा ना फ़ील हो कि तुम्हारे पैसे डूब गए, तुम्हें ऐसा फ़ील हो कि हाँ, तुम्हारे पैसे ने तुम्हें बहुत हेल्प किया। तो अगर तुम चाहते हो जॉइन होना, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, एक बार तुम यहाँ पे मैसेज करना एंड ही विल ऐड यू।
सो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तो यू कैन जॉइन एस नीट और हम तुम आज से मिलकर पढ़ने वाले हैं। इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।